ये कहानी केवल मनोरंजन के लिए है, कृपया दिल पे ना लें। आज की कहानी हमारी अधूरी कहानी पार्ट 2। दोस्तों, कहानी के पहले भाग में आपने सुना कि मैं उसको अपने प्यार का इजहार कर दूं, पर वो कहाँ अमीर घर की राजकुमारी और मैं कहाँ गरीब घर का अनपढ़ लड़का। मुझे अपनी गरीबी पर रोना आ रहा था। अब आगे, पर कहानी की शुरुआत से पहले 2 लाइन। क्यों किसी से इतना प्यार हो जाता है, एक पल का इंतज़ार भी दुश्वार हो जाता है। लगने लगते हैं अपने भी पराए और एक अजनबी पर एतबार हो जाता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी गरीबी और बदनसीबी की परछाई उस पर ना पड़े तो तुम्हें उससे दूर ही रहना होगा। अंदर से फिर से आवाज़ आई, कैसे दूर रहूं यार, अब तो वह मेरे दिल की धड़कन में, मेरे जिस्म के रग रग में, मेरे लहू के एक एक कतरे में समा चुकी है। क्या दिल को धड़कन से दूर किया जा सकता है? क्या लहू को जिस्म से अलग किया जा सकता है? अब वो मेरी ज़िंदगी बन चुकी है। अब जीते जी तो मैं उसे भूल नहीं सकता। क्या पता वह भी तुमसे प्यार करती भी है या एक तरफा प्यार है। नहीं, मुझे पूरा यकीन है। आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। मुझे तो आजकल की लड़कियों पर ज़रा भी यकीन नहीं है। दिल और दिमाग के बीच रात भर अंतर्युद्ध चलता रहा और सुबह होते होते दिल दिमाग पर हावी हो गया। मैंने तय कर लिया कि अब मुझे अपने प्यार का इजहार कर देना चाहिए। वह घर अथवा गांव से बाहर अकेले कभी निकलती ही नहीं थी, इसलिए अकेले मुलाकात की कोई संभावना ही नहीं थी। वैसे भी अगर सौभाग्य से ऐसा संयोग मिल भी जाता तो मेरे अंदर उससे बात करने की हिम्मत ही नहीं थी। फिर कैसे अपने दिल की बात उसके दिल तक पहुंचाई जाए। काफ़ी सोच विचार करने के बाद मैंने लव लेटर लिखने का फ़ैसला किया। प्रिय अंशु, काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि तुमसे अपने दिल की बात कहूँ, लेकिन डर लगता था कि कहीं तुम मुझे गलत ना समझ लो और कहीं मुझसे नाराज़ ना हो जाओ। इसलिए मैं चाहकर भी अपने दिल की बात कह नहीं पाता था। परंतु अब मेरा जीना दुश्वार हो चुका है। रात भर मैं सो नहीं पाता हूँ। जब से मैं तुमसे मिला हूँ तब से एक पल के लिए भी तुम्हें भूल नहीं पाया हूँ। हर घड़ी हर पल बस तुम्हारा ही चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता रहता है। समझ ही नहीं आता कि क्या करूँ, कैसे तुम्हें अपने दिल की बात बताऊँ। लेकिन आज अपने दिल के हाथों मजबूर होकर तुम्हें अपना पहला लव लेटर लिख रहा हूँ। उम्मीद है तुम मेरे दिल के जज्बातों को ज़रूर समझोगी। अंशु, मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करता हूँ। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तुम्हारा खूबसूरत चेहरा मेरी आंखों में बस चुका है। जिस दिन मैं तुम्हें नहीं देखता हूँ उस दिन मैं बेचैन हो जाता हूँ। रात भर मुझे नींद नहीं आती, बस रात भर तुम्हारी याद में करवटें बदलता रहता हूँ। तुम मेरे दिल की इतनी गहराई में उतर चुकी हो कि मैं चाहकर भी तुम्हें बाहर नहीं निकाल सकता। तुम मेरे दिल की धड़कन में बस चुकी हो। अब तुम मेरी जान बन चुकी हो। अब अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे नाम लिख चुका हूँ। मैं नहीं जानता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो और ना ही यह जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या है। इसलिए तुम अपने दिल की बात लेटर लिखकर जवाब ज़रूर देना। हालांकि तुम्हारा जवाब चाहे जो कुछ भी हो, मैं तुमसे कल भी प्यार करता था, आज भी करता हूँ और ज़िंदगी भर करता रहूँगा। तुम्हारा दीवाना। लेटर लिखकर मैंने जेब में रखा और हिम्मत जुटाकर उस तक पहुँचाने के मौके तलाशने लगे। उस तक अपना लव लेटर पहुँचाने के उद्देश्य से अगले 2-3 दिनों तक मैं उसकी निगरानी करता रहा, लेकिन मुझे असफलता ही हाथ लगी। हालांकि ऐसा कहना गलत होगा कि मुझे उचित मौके नहीं मिले। मुझे कई मौके मिले, लेकिन मैं उसका लाभ नहीं उठा पाया। मुझे याद है एक बार शाम के समय वह अपनी एक सहेली के साथ बात कर रही थी। तभी मैंने उसकी तरफ अपना लव लेटर छलका दिया, जो उसके करीब जाकर गिरा। लेकिन पता नहीं उसने देखा नहीं या शायद अंधेरे की वजह से उसे दिखा नहीं। मैंने उसके जाने के बाद जाकर देखा तो वहीं का वहीं पड़ा था। एक दिन संयोगवश वह मुझे एक गली में सामने से अकेले आती दिख गई। मौका देखकर मैंने अपना लव लेटर उसकी मुट्ठी में पकड़ाना चाहा, लेकिन वह मुस्कुराते हुए बड़ी फुर्ती से बगल से निकल गई। शायद वह समझी कि मैं उसकी कलाई पकड़ना चाहता हूँ। थोड़ी देर के बाद मैं उधर से वापस लौटा तो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। पता नहीं कैसी पागल लड़की से पाला पड़ा है। मैंने अपना माथा पीट लिया। या लो, इसे अपने अंशु को दे देगा। एक बार मैंने उसकी एक सहेली को लव लेटर थमाते हुए कहा, ना बाबा ना, मैं इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहती। कहते हुए उसने लेटर लेने से इनकार कर दिया। ऐसे और अवसर कई बार आए जब मैं उससे अपने प्यार का इजहार कर सकता था, लेकिन इससे अपनी कायरता कहूँ या बुज़दिली,
चाहकर भी मैं उससे अपने प्यार का इजहार नहीं कर सका। उसके सामने जाते ही ना जाने मुझे क्या हो जाता था। उसके बाद भी ना जाने कितनी दफ़ा मैंने लव लेटर लिखा, लेकिन किसी को उसके अंजाम तक नहीं पहुंचा पाया। इसका एक कारण यह भी था कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक डर भी थी कि कहीं वह इनकार ना कर दे और हमेशा के लिए नाराज़ ना हो जाए। मैं किसी भी हाल में उसको खोना नहीं चाहता था, लेकिन हमारे बीच सामान्यतः जो बातचीत, हंसी मजाक और कभी कभार तकरार होती थी वह जारी रही। मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि वह मुझसे अलग है। सुख में या दुख में मैं हमेशा उसे अपने साथ पाता था। मुझे आज भी याद है जब एक बार हमारे परिवार के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। सबसे पहले मेरी दादी की डेथ हुई। उसके कुछ ही दिनों बाद मेरा 6 साल का भाई डायरिया का शिकार हो गया। फिर उसके कुछ ही दिनों बाद मेरी भाभी का देहांत हो गया। आज भी वह दृश्य मेरे आंखों के सामने बार बार घूम जाता है। बरसात का दिन था, रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही थी। रात के 10 बजे थे। भाभी का शव एम्बुलेंस से उतार कर द्वार पर रखा हुआ था। सारे पड़ोसी और मेहमान अपने अपने घरों में जाकर सो चुके थे, परंतु अंशु बड़ी समझदारी का परिचय देते हुए मेरे बिलखते परिजनों को सांत्वना दे रही थी। उसने मेरी माँ और बहनों के साथ मिलकर सुबह तक सारी नेक जोक को पूरा किया। ऐसा लग रहा था कि वह कोई गैर नहीं बल्कि हमारे ही परिवार का सदस्य है। वह थी ही कुछ ऐसी कि उसके प्रति मेरे निश्चल प्रेम गहरा होता जा रहा था। किसी ने ठीक ही कहा है कि हर एक दोस्त कमीना होता है। कहने को तो वो मेरे दोस्त थे, लेकिन वे सब कुछ जानते हुए भी उस पर डोरे डालते थे। वह थी ही इतनी खूबसूरत और चंचल कि मेरे प्रति मन में ईर्ष्या उत्पन्न होने लगी। हालांकि मैंने इन सभी चीज़ों को नज़रअंदाज करके उनसे दोस्ती कायम रखी। दरअसल वे सभी लड़के हमारे गांव के क्रिकेट टीम के सदस्य थे और मैं उनका कैप्टन था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी टीम बिखर जाए, परंतु एक दिन मुझे पता चला कि मेरे उनमें से कुछ लड़के अंशु के साथ कुछ गलत करने की योजना बना रहे हैं। तो पानी सिर से ऊपर जाता देख मैंने उन्हें खुली चेतावनी दे डाली। है किसी की हिम्मत तो कोई उसे छू कर दिखाए। मेरे होते हुए कोई उसे छू भी नहीं सकता। मेरे 3 दोस्तों को छोड़कर सभी लड़के मेरे दुश्मन हो गए। मैंने उसके बॉडीगार्ड की भूमिका संभाल ली और उसे कुछ बताए बगैर साये की तरह उसके आसपास रहने लगा। रात के 1 बजे तक, जब तक वह सो नहीं जाती, मैं उसके घर के बाहर बैठा रहता था। हमारी टीम टूट गई। मैंने अपने दोस्तों के साथ कुछ बच्चों के साथ अलग टीम बना ली। हमारे बीच एक चैलेंजिंग मैच भी हुआ जो झगड़ा होने की वजह से अनिर्णायक रहा। मुझे याद है उस मैच में मैंने इतना लंबा सिक्स मारा था जो पूरे मैदान को पार करके अंशु के पास जाकर गिरा था, जो उस वक्त अपने आम के बगीचे में बैठी हुई थी। एक बार तो उन्होंने अकेले में लड़ाई करने का चैलेंज दे दिया। अब शेर भला किसी की दहाड़ कैसे बर्दाश्त कर सकता है। मैं और मेरा एक दोस्त निश्चित जगह पर समय से पहुंच गए। एक तरफ 7 लड़के और दूसरी तरफ हम दोनों। लेकिन मेरा एटीट्यूड और हिम्मत देखकर उनमें से किसी की भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। खैर किसी तरह मामला शांत हो गया। उसके बाद आगे फिर से किसी ने कोई हिमाकत करने की कोशिश नहीं की। उन दिनों अगल बगल के गांव में अक्सर धार्मिक योजना होते रहते थे। ये धार्मिक योजना हमारे लिए वृंदावन हुआ करते थे। चाहे कैसा भी मौसम क्यों ना हो, वह अपनी सहेलियों के साथ ज़रूर जाती और वहाँ हम दोनों को एक दूसरे की सूरत को नज़रों से उतारने का भरपूर मौका मिलता। मुझे याद है जब हम बगल के गांव में रात को कृष्ण लीला देखने जाते थे। हमारा और उसका सीट बिल्कुल पक्का होता था। हम पुरुषों के पंडाल में और वह महिलाओं के पंडाल में बैठती थी, लेकिन हम प्रतिदिन एक ही जगह पर बैठते थे और ऐसी जगह पर बैठते थे कि हम एक दूसरे को देख सकें। पूरे 5 घंटे सारे दर्शक राधा और कृष्ण के रासलीला का आनंद लेते और हम दोनों सारी दुनिया को भूलकर एक दूसरे की आंखों में खोए रहते। वो मेरे ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन पल हैं जिन्हें मैं कभी नहीं भूल सकता। राधा और कृष्ण की तरह हमारा प्यार भी गांव की लड़कियों और लड़कों में मशहूर होता जा रहा था। भले ही हमारे बीच अकेले में मुलाकातें नहीं होती थी, लेकिन हमारी आंखें हर पल एक दूसरे से बातें करते रहती थी। जबकि मैं रात को अक्सर सपने ज़रूर देखता था कि वो बगीचे में मेरे सीने से लगी हुई मेरे बालों को सहला रही है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार भरी बातें कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं इतने में ही खुश था। मेरे मन में उसके प्रति कभी गंदे विचार आते ही नहीं थे। मुझे गांव और समाज की हदों का भी ख्याल था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से उसकी इज्जत पर कोई आँच आए। वह अपने परिवार
और समाज की नज़रों में बदनाम हो जाए। सच कहूँ तो मैं उसकी आंखों में आंसू बर्दाश्त ही नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने कभी अपनी हदों से बाहर जाने की कोशिश नहीं की। वैसे भी वह हमेशा मेरी आंखों के सामने थी और खुश थी। इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए था। मुझे ऐसा कभी लगा ही नहीं कि वह कभी मुझसे अलग है या कभी अलग हो सकती है, लेकिन होने को तो कुछ और ही मंजूर था। अगर मुझसे कोई पूछे कि प्यार का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो मैं कहूँगा गरीबी। जी हाँ, गरीबी, जो उसके ख्वाबों को चकनाचूर कर देती है, उससे उसकी खुशियों को छीन लेती है और उससे जुदाई के आंसू पीने को मजबूर कर देती है। होठों से छू लो तुम, मेरे गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे प्रीत अमर कर दो। माँ जल्दी से खाना लाओ, पेट में हाथी कूद रहे हैं। सुबह सुबह स्नान करके मैंने गुनगुनाते हुए माँ को आवाज़ लगाई, 1 मिनट अभी आती हूँ। रसोई घर से बहन की आवाज़ आई, या क्या है, दाल भात भजिया क्यों नहीं बनाई? खिचड़ी की थाली देखते ही मैं बिदक गया। अभी तक खिचड़ी मिल भी गई, कल से वो भी नहीं मिलेगा। क्या दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? मैंने हैरानी और गुस्से से बहन की तरफ देखा। हाँ भाई, घर में चावल, आटा, दाल सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तुम्हें किसी बात की खबर होती है क्या कि घर में क्या है क्या नहीं? तुम्हें तो बस इसका भूत सवार है। बहन की बात सच थी, वो सही बात कह रही थी। मैं चुप होकर अपना खिचड़ी खाना खाते हुए सोचा कि अगर इसी तरह रहा तो आगे क्या होगा। मुझे फिर वही बात दोबारा याद आई कि वो एक अमीर घर की राजकुमारी और मैं कहाँ गरीब घर का लड़का। हमारी कोई मेल नहीं थी। सोचकर दुख हुआ और खाना भी गले से नहीं उतर रहा था। फिर मैंने सोचा कि घर परिवार में इतनी तंगी है, मुझे कुछ करना ही होगा। और फिर मैंने सोचा कि दूसरे गांव शहर काम की तलाश में जाना ही होगा, पर इतना आसान भी नहीं था। एक तरफ पढ़ाई मैंने कम ही की थी और दूसरी तरफ अंशु से दूर नहीं होना चाहता था, लेकिन मजबूरी आन पड़ी थी। मैंने मन ही मन फैसला किया कि अब सब कुछ छोड़कर काम की तलाश में जाना ही होगा। घर पर भी बताने को या कुछ बोलने को दिल नहीं कर रहा था। मैंने अपने दोस्तों से बात की, उन्होंने भी एक बार के लिए तो कहा कि ये बातें तो ठीक है, आखिर माँ बाप पूरी उम्र तो बैठा कर नहीं खिलाएंगे, कुछ तो करना ही होगा। लेकिन हमें जाना कहाँ है, हमें तो काम भी नहीं आता। इसी बात पर अटक गए। इतने में अंशु और उसकी सहेलियाँ खेतों की तरफ जा रही थी। मैं अपने आप में शर्म सा महसूस किया और उसकी ओर देखना भी नहीं चाहा और चुपचाप नज़रें झुकाकर बैठे रहे। एक बार तो उसने भी सोचा होगा कि जो लड़का कल तक मेरे लिए पागल हुआ फिरता था, आज क्या हो गया कि नज़र तक उठाकर नहीं देखा। मुझे अपने आप में शर्म महसूस हो रही थी, मन में रोना भी आ रहा था, पर मेरे आंसू आधे रास्ते ही रुक गए। अगले दिन सुबह हम तीनों दोस्तों ने फैसला कर लिया और अपने अपने घरों में बिना बताए ही घर से निकल पड़े और सभी ने अपने अपने बिस्तर पर एक लेटर छोड़ दिया कि कृपया हमारी चिंता ना करें, हम जल्द ही वापस आएंगे। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था आगे क्या होगा, बस हम निकल पड़े। हमारे जाने के बाद गांव में एक बार के लिए हमारी खूब छानबीन की गई। गांव एक बार के लिए सन्नाटा सा हो गया। उसने भी ज़रूर सोचा होगा ऐसा कैसे हो गया। हमने किसी तरह काम करना और सीखना शुरू कर दिया। अब गांव से निकले साल होने को था और हमने साल भर में बहुत कुछ सीखा और कमा भी लिया। साल गुजर गए पर उसकी याद कभी नहीं आई, पर आज उसकी याद सता रही थी। मैं काफ़ी बेताब था उससे मिलने और बातें करने के लिए, और परिवार की भी याद आ रही थी। हम तीनों ने विचार किया कि अब हमें साल हो गए हैं तो हमें घर जाना चाहिए, क्योंकि अब हमारे यहाँ काफ़ी कुछ हो चुका है और काम करना भी सीख लिया है। अगले दिन हम घर के लिए निकल पड़े। जब घर पहुँचे तो काफ़ी कुछ बदल चुका था, सब पहले की तरह नहीं थी। घर आंगन सूना सूना लग रहा था। घर का दरवाज़ा खटखटाया तो बहन ने दरवाज़ा खोला। मेरी माँ अंदर बिस्तर पर लेटी पड़ी थी। जैसे ही बहन ने मुझे देखा वो रो पड़ी और माँ पुकार कर बताने लगी कि मैं आया हूँ, पर माँ ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि इस साल बाबूजी के गुजरने के बाद माँ इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और हमेशा बीमार रहने लगी। बहन की भी हालत ठीक नहीं थी, पर अब मैं आ गया था। सबसे पहले तो माँ को इलाज के लिए डॉक्टर के पास ले गया, फिर अपने दोस्तों के यहाँ गया। दोनों दोस्तों को घर में काफ़ी डांट पड़ी, पर धीरे धीरे सब पहले की तरह सामान्य हो गया। शाम को हम खेतों की तरफ घूमने गए तो देखा कि अंशु आज अकेली है, पर उसके साथ एक लड़का है।
एक बार तो गुस्सा आया, पर फिर सोचा कि बिन जाने कुछ नहीं करना है। उसने हमारी ओर ध्यान नहीं दिया। जब मैं अपने दोस्तों से पूछा तो उन्हें भी पता नहीं था। रात को जब घर आया और अपनी बहन से पूछा तो उसने बताया कि उसकी अब शादी होने वाली है। लड़का अच्छा नौकरी वाला है, कल ही छुट्टी पर आया है। सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ और अंदर ही अंदर गुस्सा और रोना आ रहा था, पर मैंने खुद को संभाला। इतने में बहन ने मुझे बताना शुरू किया कि जब हम गांव छोड़कर बाहर चले गए तो 2-3 दिन वह घर आई थी। पूछा, क्या कुछ बता कर गया है कि तुम कहाँ गए हो? उसके बाद वो बीमार रहने लगी, क्योंकि वह भी पसंद करती थी और मेरे अचानक चले जाने पर मुझे सोच सोच कर बीमार रहने लगी थी। पर अब वो एक अच्छी जगह सेटल होने जा रही थी, इसलिए मैंने भी मिलना ठीक नहीं समझा और जब भी वह कहीं दिख जाती तो मैं छिप जाता। दिन बीता, उसकी शादी की तारीख पहुंचने वाली थी। इसी बीच दोस्तों ने उसके तक खबर पहुंचा दी कि मैं घर आ चुका हूं। वो शादी से 2 दिन पहले मेरे घर निमंत्रण देने के बहाने आई। मेरी हिम्मत नहीं हुई नज़र उठाकर देखने को। मैं उसके सामने बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। उसने मेरे हाथ में निमंत्रण पत्र दिया और प्यार से बोला, शादी में ज़रूर आना। मेरी आंखें रो पड़ी और मैं नज़रें झुकाए अपने कमरे में चला गया। कमरे जाते ही दरवाज़ा अंदर से बंद किया और कभी निमंत्रण पत्र को देखता तो कभी पुराने दिनों को याद करके खूब जी भर कर रोया, जितना मैं कभी नहीं रोया था। उसके शादी का दिन पहुंचा। गांव में खूब चहल पहल था, गाने बजाने हो रहे थे। मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी उसके घर जाने की। दोस्तों ने चलने को काफ़ी कहा, पर मैं नहीं गया। बस दूर से ही उसकी विदाई देख रहा था। उसकी विदाई बहुत धूमधाम से हुई। शायद वैसा विदाई किसी का नहीं हुआ होगा हमारे गांव में। उसको मेरे से दूर जाता देख रोना आ रहा था, पर कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि मैं उसके काबिल नहीं था। तो ये थी हमारी अधूरी प्यार की अधूरी कहानी। तो दोस्तों, हमारी अधूरी कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, मिलेंगे अगले प्यार भरी कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।